वाष्पीकरण। तो जलवाष्प की चर्चा की, तो ये जलवाष्प कैसे जाता है, तो वाष्पीकरण होता है। जैसे अभी हम लोगों ने जल चक्र की बात की थी, तो जल चक्र की बात हम लोग देखें तो ये वाष्पीकरण है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है जिसमें जल तरल अथवा गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, यानी वैसी अवस्था जिसमें जल तरल यानी लिक्विड है उससे वो गैस बन जाता है। यानी जल द्वारा तरल अवस्था, जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं वो क्या है, तरल अवस्था है, लेकिन वो गैसीय अवस्था में जैसे ही परिवर्तित होता है तो उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया औसांक बिंदु को छोड़ करके सभी जगहों पे हर समय और सभी तापमान पर होता है। ये जो है सभी तापमान पे आपको होता है। वाष्पीकरण का दर, अगर हम देखें कि ये जो वाष्पीकरण है इसका रेट वेरियस जगह यानी कई जगह डिफरेंट तरीके से होता है, तो उसके लिए कई कारक हैं जो जिम्मेदार हैं। उस कारकों को हम लोग देखें तो उनमें जो प्रमुख कारक है उसकी चर्चा हम लोग करें। जल की उपलब्धता नंबर 1, नंबर 2 तापमान, नंबर 3 वायु की नमी, नंबर 4 पवन, नंबर 5 बादलों का आवरण। तो ये आपका है कि जैसे जल की उपलब्धता, अगर जहां जल की उपलब्धता ज्यादा है तो डेफिनेटली वहां वाष्पीकरण ज्यादा होगी, जहां तापमान ज्यादा होगा वहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा। उसी तरह जिस वायु में ज्यादा नमी होगी वहां वाष्पीकरण कम होगा। उसी तरह पवन, यानी जहां तेज ज्यादा पवन चलेगी तो वहां भी वाष्पीकरण ज्यादा होगा। उसी तरह क्लाउड कवर है, अगर बादल लगा हो तो जहां बादल लगा होगा वहां वाष्पीकरण फिर कम होगा। तो ये सब कारक है। अब इस सब कारकों पे, इन कारकों पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। जल की उपलब्धता, जैसे कि हमने बताया जल जहां ज्यादा उपलब्ध होगा वहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो महाद्वीपों की तुलना में महासागरों में वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। अब हम लोग जानते हैं जो लैंड है उसमें पानी के सोर्सेस उतनी नहीं है जितने महासागर में है। महासागर में पानी ही पानी है, तो ज्यादातर जो वर्षा होता है वो आप देखेंगे महासागर में होता है। तो हम लोग आगे हम देखेंगे जो वैश्विक वर्षा का वितरण है वो भी देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी हम लोग इस पे चर्चा करें तो जल की उपलब्धता, यानी जहां ज्यादा जल होगा वहां आपको वाष्पीकरण अत्यधिक होगा। उसी तरह तापमान, कि हम जानते हैं कि ठंडी वायु की तुलना में गर्म वायु अधिक नमी धारण करता है, तो जैसे कि तापमान ज्यादा होगा वाष्पीकरण ज्यादा होगा और वो नमी ज्यादा धारण करेगी। यही कारण है कि आप देखते हैं कि सर्दी के मौसम में जब हम कपड़ा या कोई चीज सुखाते हैं बाहर तो वो देर से सूखता है और गर्मी में तुरंत सूख जाता है। तो इसका जो सूखने का कारण है वो ये है कि सर्दी में तापमान कम होता है तो वाष्पीकरण कम होता है, गर्मी में तापमान ज्यादा होता है वाष्पीकरण ज्यादा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो इसका मतलब है कि तापमान जो है ये आपको एक फैक्टर है, वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। दूसरा हम लोग देखें, तीसरा वायु में नमी, यानी यदि हवा की सापेक्ष आर्द्रता अधिक है तो वो नमी ग्रहण करता है। वहीं दूसरी ओर अगर उसमें आर्द्रता कम है यानी उसमें नमी कम है तो वो अधिक नमी नहीं धारण करेगा, जैसे कि वाष्पीकरण की दर को ये नियंत्रित करता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे सोचें कि जब हम मई जून में कपड़ा सुखाते हैं, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल बताया गर्मी में, तो उस वक्त क्या होता है, ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं आर्द्रता, नमी जो है वो कम होती है क्योंकि काफी शुष्क होता है, तो उस वक्त कपड़ा आपका जल्द सूख जाता है। लेकिन ठीक उतना ही टेम्परेचर, उतना ही गर्मी होता है, लेकिन जब बरसात आ जाता है, जुलाई आ जाता है, अगस्त आ जाता है, तब अगर हम अपने कोर्टयार्ड में कहीं भी कपड़े को सुखाने के लिए देते हैं तो वो जल्दी नहीं सूखता है मई जून के मुकाबले में। तो इसका मेन वजह यह है कि इसमें आर्द्रता ज्यादा है, तो आर्द्रता ज्यादा है तो इवोपरेशन कम होता है, धीरे धीरे होता है, इसीलिए देर से सूखता है। तो इसीलिए वायु में अगर नमी है तो ये भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है। और जहां हवा ज्यादा शुष्क है वहां वाष्पीकरण की दर तेज होगी।
अर्थात शुष्क वायुमंडल में वाष्पीकरण की तेज दर होगी। अब हम लोग पवन की बात करें, जो विंड होता है, विंड भी वाष्पीकरण के दर को बढ़ाता है। यदि वायु शांत है, अगर हम देखेंगे कि विंड नहीं चल रहा है, तेज नहीं है, शांत है, तो जलीय धरातल से लगी वाष्पीकरण तुरंत ही संतृप्त हो जाएगी। जैसे वायु अगर शांत है तो वहां इवोपरेशन हुआ तो वो तुरंत इवोपरेट करके वर्षा कर देगा। जैसा कि अभी हमने बताया था कि ये सागर है और सागर से यहाँ बादल बन रहा है और ये विंड इसको ले जा रहा है, तब ये पहाड़ पे जाके ये वर्षा कर रहा है। अगर ये विंड ना हो तो ये फिर यहाँ से बना वाष्पीकरण और यहीं पे फिर वर्षा कर देगा ऊपर जाने के बाद। तो कहने का ये तात्पर्य है कि पवन जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वाष्पीकरण में अदा करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप फिर इसमें वही हम आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कपड़ा है, अगर कपड़ा भींगा हुआ है उसको वैसे रख दीजिए तो जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन अगर पंखा चला दीजिए, हवा दे दीजिए, तुरंत सूख जाता है। तो क्या है कि जैसे ही पंखा आपने चलाया तो हवा उसको तेजी से उसके जलवाष्प को बाहर फेंक देता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि पवन जो है इसमें बहुत वाइटल रोल अदा करता है, वाष्पीकरण के दर को प्रभावित करता है। उसी तरह से बादलों का आवरण, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बादलों का आवरण, चूंकि बादल है और ऊपर से सूरज की किरणें पड़ रही है, तो बादल क्या करेगा, सूरज की किरण को रोक लेगा। अगर आसमान साफ रहेगा तो आप देखेंगे तेजी से इवोपरेशन होगा, कोई चीज कपड़ा आप रख दें तो तुरंत सूख जाएगा, लेकिन बादल लगा हुआ है तो वो इवोपरेशन नहीं होगा। इस तरह अगर हम देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से वाष्पीकरण को बादल प्रभावित करता है। यह भी रोचक तत्व है कि अगर हम देखें कि 1 ग्राम जलवाष्प यानी प्रत्येक ग्राम यानी 1 ग्राम जलवाष्प का पानी को जलवाष्प में परिवर्तित करने के लिए, जैसे लिक्विड वाटर है और लिक्विड वाटर को जलवाष्प यानी वाटर वेपर में हम अगर चेंज करेंगे तो 1 ग्राम पानी को चेंज करने में 600 कैलोरी ऊष्मा का उपयोग होता है, यानी इतना एनर्जी आपको लगता है। तो 1 ग्राम जल के तापमान को अगर 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में खर्च ऊष्मा 1 कैलोरी कहलाती है। तो 600 कैलोरी ऊर्जा लगती है। अब ये सोचिए कि ये जो बादल का प्रकार है, ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया है और जो आपको लिक्विड वाटर से वाटर वेपर में चेंज होता है, ये सब नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये सब नेचुरल प्रोसेस रुक जाए, अगर मानव चाहे तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 1 ग्राम पानी में उसको 600 कैलोरी की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये बादलों का आवरण जो है ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है।